नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं शिवानी द्वारा रचित उपन्यास कृष्णकली भाग 20 मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। ओ माय डियर, सॉरी। कह लॉरिन ने बढ़कर पांडे जी के दोनों हाथों को पकड़कर बड़ी आत्मीयता से झकझोरा। फिर मुन्नी और फुन्नी के गालों को चूमकर उनकी माँ के सम्मुख दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। न उन्होंने उस विनम्र नमस्कार का प्रत्याभिवादन किया, न कुछ बोली। पल भर का चेहरा तमतमाकर फिर स्वाभाविक उदासीनता में रंग गया। थोड़ी ही देर में सबकी दृष्टि बचाकर वे उठकर भीतर चली गईं। स्पष्ट था कि इसी चेहरे से ही लंपट लगने वाली एग्लो इंडियन महिला के आगमन से असंतुष्ट होकर ही पांडे गृहिणी भीतर चली गई थी। क्यों लॉरिन, कैसी चल रही है तुम्हारी पोल्ट्री? पांडे जी ने गर्म चाय का प्याला अतिथियों को थमाकर पूछा। फिर मंत्री जी की ओर मुड़कर कहने लगे, हमारी लॉरिन सच्चे अर्थ में समाज सेविका है। कहती है जब तक भारत के हर अंडर नरिश्ड बच्चे के हाथ में एक एक ताजा अंडा नहीं देख लेगी तब तक कब्र में पैर नहीं रखेगी। हो कर लॉरिन ने अपनी मर्दाना हंसी से गोल कमरा गुजार दिया। विद्युत रंजन का प्रभावशाली व्यक्तित्व जरीदार कुन्नी की खद्दर की धोती और अहिंसात्मक मटके की रेशमी कमीज में और भी खिल उठा था। एकदम साहब बीबी गुलाम वाले जमींदार लगते हैं ना? मुन्नी प्रवीर के कान के पास आकर फुसफुसाई। बड़े काम के आदमी हैं। तुम्हारी बदली के लिए डैडी अभी इनसे भी कहेंगे। आओ तुम्हारा परिचय करा दूं। क्यों, दिल्ली आना चाहते हो क्या? विद्युत रंजन की मोहक हंसी ही उसका सबसे बड़ा आकर्षण था। मैं तो कहता हूँ वहीं बने रहो। एक बार पांडे जी की लड़की के हाथ में पड़े तो बकरा बनाकर बांध देगी। फिर जोर से हंसने लगा। देखो, मुन्नी तुनाकर बंगला पर उतर आई। भालो होबे ना बोलछी। देखिए, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं होगा। बड़े हल्के फुल्के मैत्रीपूर्ण राशि वातावरण में प्रवीर का चित्त हल्का बनकर पंछी सा देर तक उड़ता रहा। चलने का समय हुआ तो एक बार फिर पूरा परिवार उसे विदा देने आ गया। आज वो अपनी गाड़ी लेकर आया था। देखो बेटा, पांडे जी ने पैर छूने को झुके प्रवीर की पीठ पर हाथ धर दिया। हमने पंडित जी से पत्रा खुलवा कर डेट फिक्स कर दी है। 15 अप्रैल की तिथि ही तुम दोनों को ठीक पड़ती है। साथ ही हमें भी। मार्च तक हम तुम्हें दिल्ली ले आएंगे। और देखो, अपने बाबूजी से कह देना दामोदर की चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन भी वह कुन्नी की ओर ठीक से आंख उठाकर नहीं देख पाया। कार को वह भीड़ भरे चौराहे से निकालता चला जा रहा था कि विक्टोरिया मेमोरियल के सामने आ रहे एक लंबे जुलूस को देखकर उसने गाड़ी पीछे कर ली। इन विवेकहीन बचकाने जुलूसों से वह गज भर की दूरी ही बरतता था। बड़े कौशल से उसने गाड़ी बैक कर बरगद की जटाओं के तोरण द्वार में छिपा ली और स्वयं उतरकर पार्क में चला गया। पेड़ों के झुरमुट मुठ में पड़ी बेंच की ओर बढ़ा और ठिठक कर रह गया। क्या वह किन्नरी उसकी उपस्थिति को सूंघकर ही आकाश से टपक पड़ी थी? वही थी। उस मुद्रा को 10 गज की दूरी से भी पहचान सकता था। वैसे ही निश्चेष्ट जैसे उस रात को दरबान की बेंच पर पड़ी थी। क्या आज भी गोली खाकर आई थी? पहले उसने सोचा मुड़कर दूसरी ओर निकल जाए, पर फिर ऐसे सुअवसर को हाथ से जाने देना मूर्खता थी। उसे एकांत में समझाना घर पहुंचकर समझाने से कहीं अच्छा था। उसे जगाकर घर छोड़ने का नोटिस आज प्रवीर उसको इसी बेंच पर दे देगा। वह निकट पहुंचा तो उसने चौंक कर देखा, फिर हड़बड़ाकर बैठ गई। एक काबुली वाला, वाह, आज तो झोली लेकर आया हो। देखूं क्या है तुम्हारी झोली में। उस आनंदी लड़की ने लपक कर प्रवीर के हाथ में लटका ब्राउन कागज का थैला छीन लिया तो वह खिसिया गया। कैसा मूर्ख अनमनस्क व्यक्ति था वह। चलने लगा तो उसकी भाभी सास ने अम्मा के लिए मेवों का एक थैला दिया था। वह न जाने किस सोच में डूबा था कि थैला हाथ में लिए उतर गया था। वाह वाह, एकदम टैगोर के काबली वाला के मेवे हैं। काजू, बुने बादाम, नमकीन, पिस्ते। कौन कहता है हमारे देश में भुखमरी है? उसने मुट्ठी भर मेवे निकालकर गोदी में रख लिए और खाने लगी। प्रवीर को खड़ा देखकर उसने पूरे मेवे गोदी में ही उड़ेल लिए और बेंच पर हथेली थपथपाकर बोली, बैठो ना, खड़े क्यों हो? लगता है ससुराल की थैली है। क्यों? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है मिस मजुमदार। हंसी मजाक करने यहाँ नहीं आया हूँ। प्रवीर के गंभीर स्वर में बनावटी गांभीर्य नहीं था। दस्यु कन्या ने बड़ी बड़ी काली पुतलियां घुमाकर दोनों हाथ छाती पर धर लिए। बाप रे बाप, चलिए बोल तो फूटा। मैं तो समझी थी आप गूंगे हैं, पर देखिए ना, इच्छा शक्ति भी निश्चय ही अपना अस्तित्व रखती है। मैं अभी यहाँ पड़ी पड़ी सोच रही थी कि काश आप यहाँ आ जाते। सुना कल जा रहे हैं। चलिए आज आपसे पूरा कन्फेशन कर देती हूँ। कैथोलिक नंस से शिक्षा पाई है ना, इसी से संस्कार वही है। बैठिए ना। उसने हाथ पकड़कर बिठा दिया और फिर मुट्ठी भर काजू निकाल लिए। क्या फूला फूला काजू है यार, एकदम शुतुरमुर्ग का अंडा लगता है। विशेष ऑर्डर देकर पेड़ पर उगाए गए हैं। कली ने एक बड़ा सा काजू प्रवीर के होठों के पास धरा
उसने सिर पीछे कर लिया तो हंसकर उसने अपने मुंह में रख लिया। हाँ तो कहिए, क्या कह रहा है मुझसे? वैसे शायद आपको यहाँ कहने में संकोच हो रहा है, क्यों, है ना? चलिए आप वो अपने रानियों वाले अंतःपुर में ले चलो। वह थैला हाथ में लिए उत्तर गई। कुछ कदम आगे बढ़कर उसने देखा प्रवीर मुंह लटकाए बेंच पर ही बैठा था। बाप रे बाप, क्या हाथ पकड़कर खींचे जाना ही पसंद करते हैं आप? वो लौटकर उसे हाथ पकड़कर बड़ी स्वाभाविकता से खींच ले गई। एक बार नैनीताल में भी ऐसे ही बिगड़ैल घोड़े से पाला पड़ा था। लगाम पकड़कर खींचती खींचती घर तक ले गई थी। ये देखिए क्या राजसी प्राइवेसी है, देख रहे हैं ना? सचमुच ही कंधे से कंधा मिलाए अर्वाचीन 2-3 बट वृक्षों की सम्मिलित उलझी जटाओं का भारी पर्दा झूल रहा था। बीच में था एक कटे पेड़ का मोटा तना। विराजी, यही मेरे अरण्यक निवास का राज सिंहासन है। कली ने उसे एक बार फिर खींचकर तने पर बिठा दिया और स्वयं उसके पैरों के पास बैठ गई। एक बार प्रवीर के जी में आया उससे पूछ दे, इस राज सिंहासन पर देश विदेश के कितने राजा अब तक बैठ चुके हैं? पर ऐसी हल्की फुल्की बातें करने का उसे अभ्यास नहीं था। देखिए मिस मजुमदार, आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध करने आया हूँ। प्रवीर का नम्र शिष्ट स्वर संयत और शांत था। कृपा करके आप अपनी रहने का कहीं अन्यत्र प्रबंध कर लें। बस इतनी सी बात, कली हंसकर बोली। एक अनुरोध मेरा भी है, जितनी देर यहाँ है कृपा कर मुझे मिस मजुमदार कहकर डंक न दें। इस नाम से मुझे पुकारने वाले ईश्वर की कृपा से बहुत है। मेरा नाम बहुत छोटा सा है, जीव को किसी प्रकार की जिम्नास्टिक नहीं करनी पड़ती। कली, और रही आपका घर छोड़ने की बात, मैं कल ही जा रही हूँ वहाँ से। प्रवीर का स्वर कुछ ऊंचा हो गया। देखिए मुझे मजाक करने का अभ्यास नहीं है। कल परसों आपने जो कुछ किया है उससे शायद आपको लज्जा ना आती हो और ऐसा करने का अभ्यास रहा हो, पर मुझे नहीं है। हमारे घर की अपनी कुछ मर्यादा है। ओह आई सी। बड़ी बड़ी आंखों के बिंग से सहसा दामोदर सजीव होकर प्रवीर को अंगूठा दिखाने लगा। मैंने सुना है कि विद्युत रंजन मजुमदार राजा गजेंद्र वर्मन आपके ससुर के परम मित्र हैं। लॉरिन आंटी के पोल्ट्री फार्म में भी पांडे जी के खासे शेयर हैं। तो निश्चय ही आपको अपने गृह की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रवीर बौखला कर उठ गया। मैं आपसे यहाँ नीति शतक पढ़ने नहीं आया हूँ। इतने दिनों से आप मुफ्त में हमारा कमरा थिया बैठी हैं। रात आधी रात मसान साध चरस गांजे की दम लगाने को क्या हमारा ही घर रह गया है? शांत हो महाराज। कली ने दोनों हाथ फैलाकर उसका मार्ग रोक लिया। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे सिलोन में नौकरी मिल गई है। अब आप जा रहे हैं काबुल और मैं सिलोन, दो विभिन्न दिशाओं में। हम दोनों कल सैटेलाइट की ही तेजी से उड़कर अदृश्य हो जाएंगे। वाई नॉट पार फ्रेंड्स? जरूरी नहीं है कि यहाँ कुश्ती के ही दाव पेच हो। बड़े हल्के स्वर में टोकती कली ने उसे फिर अपने आसन पर खींच लाई। विद्युत रंजन मजुमदार तुम्हारे ससुर के मित्र ना होते तो मैं तुम्हें न जानने भी ना देती, पर मेरी अनुपस्थिति में वह कहीं कोई विष बुझा शब्द वेदी बाढ़ छोड़कर मुझे लंका ही में ठंडी न कर दे। इसी से मैं तुम्हें सब सुनाना होगा। मैं मसान साधती हूँ, क्या गाजे चरस के दम लगाती हूँ? क्या यह भी तुमने कभी जानने की कोशिश की है काबली वाले? क्या कभी तुमने ये सोचा है कि क्यों सब मेरे व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालते हैं? क्यों मेरे विकास का पथ कांटों से अवरुद्ध है? तुम्हारी दृष्टि में शायद मैं व्यभिचारिणी हूँ। क्यों विदेशी छोकरों के साथ रात आधी रात मसान साधती हूँ? फिर भला अच्छी हो कैसे सकती हूँ? कली उसके एकदम पास खिसक आई। नर्सरी राइम पढ़ रही है। When she was good, she was very very good. When she was bad, she was horrid. शायद वही हूँ मैं। कली ने हंसकर अपना एक हाथ प्रवीर के घुटनों पर धर दिया। एक ही बार शमशान गई हूँ, पर कितनी शांति मिली वहाँ, तुम्हें कैसे बताऊँ। कैसा आश्चर्य था कि जहाँ ऐसी शांति मिली थी वह नाम की किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहा था। घर लौटने पर उसी शमशान की स्मृति मेरे प्राण लेने लगी थी। तभी तो तुम्हारे कमरे में भाग आई थी। कली ने सहम कर अपनी लंबी उंगलियों को यत्न से सवारे गए लंबे तीक्ष्ण नाखून प्रवीर के घुटनों में गड़ा दिए। तुमने सोचा मैं बहाना बना रही हूँ? क्यों? पर तुम्हें मेरी उच्छृंखलता को मुखर बना दिया है। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन मुझे लगा कि यही मेरी सिद्धि सोपान है। जिस दिन इस दुरूह व्यक्तित्व दुर्ग की चारुता, संयम और दर्प की दीवारों को अपनी सौंदर्य डायनामाइट से उड़ाकर इस सिद्धि सोपान को पर बैठ पाऊंगी, उसी दिन मेरे हृदय में जन्म से सुलग रही विद्रोह अग्नि स्वयं ही ठंडी हो जाएगी। कभी कभी इस अग्नि में मैं भीतर ही भीतर ऐसे दहकने लगती हूँ कि जी में आता है पूरे संसार को फूंक दो। जब वही तीव्र दाह असह्य हो उठता है, उसका सुकुमार भोला चेहरा जैसे किसी दैवी तेज से तेजोमय होकर धमकने लगा, तभी मैं मसान साधती हूँ, तभी गांजे चरस के दम लगाती हूँ। जब लोगों की दृष्टि में मैं कभी अच्छी बन ही नहीं सकती, तब अच्छी बनने की व्यर्थ चेष्टा ही क्यों करूं?
प्रवीण को अब निश्चय रूप से लगने लगा था कि अपने घुटने पर नाखून गाड़ कर बैठी है। यह लाल लाल अंगारे से देखती बड़ी आंखों वाली लड़की अब नॉर्मल है। कैसे कांपती जा रही थी, जैसे देवी आ गई हो। अंधेरा हो चला था, गाड़ी भी बहुत सुरक्षित नहीं थी। प्रवीण खड़ा हो गया। कली ने उसे दोनों हाथ पकड़ के बिठा दिया। मैंने पहले ही कह दिया था, आज सब सुनाए बिना नहीं छोड़ूंगी। कली का विचित्र अंतःपुर अंधकार में गले तक डूब चुका था। उसका प्रवीण के घुटनों से लगा पीला चेहरा कभी सड़क पर जा रही किसी कार के प्रकाश में क्षण भर को चौंकता, फिर अंधेरे में डूब जाता। वह अनर्गल बोलती ही जा रही थी, जैसे आकाशवाणी के किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का टेप गोल गोल घूम रहा हो। शिशु गाती, पार्वती, पठान, पिता, सुंदरी, पन्ना, विद्युत रंजन, असंख्य देसी विदेशी मौसियों के धुंधले चेहरे, लॉरिन आंटी, सब बारी बारी से आकर प्रवीण को घेर कर बैठ गए। घुटनों से लगी उस दुबली कमजोर लड़की के प्रति महीनों के संचित निर्ममता सहसा मोहमय होती। कंधे तक झूल रहे किंचित कुंचित केस, निर्दोष चावनी बांध लेने वाली बड़ी आंखें, यत्न से सवारी गई भौवें और मूर्ति में तराशी गई सी उन्नत नासिका। किस मूर्ख ने कहा है, प्रवीण सोचने लगा। फलेन परिचेत वृक्षा, कौन कहता है कि वृक्ष की पहचान फल से होती है? क्या सड़े गले किसी वृक्ष पर ऐसा लुभावना फल सचमुच ही लगा होगा? मैं हमेशा सोचती थी, कली कहती जा रही थी, कि मेरे डैडी भी विवियन के डैडी जैसे होंगे, ऊंचे। अगर यह हाथ में दबी होगी सिगार, तब मैं क्या जानती थी कि मैं हाथ में सिगार थमा भी देती तब भी शायद मेरे डैडी अपनी उंगलियों के ठूठ में उसे पकड़ नहीं पाते। माँ इन्हीं विद्युत रंजन मजुमदार से कह रही थी और मैंने छुपकर सब सुन लिया। डैडी की जिस इमेज को बनाने में 18 साल लगे थे, वो 3 मिनट में मिट कर रह गई। अपने को हूर समझती है छोकरी, माँ कह रही थी। क्या पता कोड़ियों की भीड़ में ही शायद तुझे तेरा कोड़ी बाप मिल जाए, या नैना देवी के बाहर बैठी कोड़ियों की पंगत में तेरी माँ। पहले मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहाँ किसी कुष्ठ रोगी को देखती मुझे लगता यही मेरा पिता है। एक बार जगने पर रात भर बैठी रहती, कभी देखती मेरी दोनों पैरों पर उंगलियां झड़ गई हैं और लंगड़ा लंगड़ा कर भीख मांग रही हूँ। कभी देखती मेरी यह नाक जिसका मुझे इतना गुमान है विभत्स बनकर भीतर धस गई है। जहाँ लिप्रेजी का लिटरेटर मिलता, दीमक बनकर चढ़ जाती। आरंभ में कैसे यह रोग छद्म विषी शत्रु की भांति आकर कंधे पर हाथ रखता है, सब मैं जान लिया। कभी एकांत कमरे में मैं घंटों अपनी त्वचा को टटोल दी। क्या पता कहीं पैतृक रोग किसी कोने में कुटिल शत्रु सा दुबक कर बैठा हो। कली का हाथ प्रवीण के घुटनों से लगा बार बार कांप रहा था। देश विदेश में जब जब मेरे सौंदर्य के पत्र पुष्प समर्पित होते, नियति साथ चल रही थी। किसी शुभेच्छु का से प्रण की बात मुझे अंतर आत्मा के एकांत कक्ष में खींच कर समझाने लगती। डोंट लेट इट गो टू योर हेड। प्रशंसा का मत शैंपेन का सा ही मर्द होता है। इट गोज टू योर हेड इन नो टाइम। और जहाँ एक बार उतरा, इट मेक्स यू फील मिजरेबल। फिर भी विश्व मेले के प्रांगण से उसी मद में झूमती अपने होटल के अकेले कमरे में लौटती तो नशा उतर जाता। लगता मेरे दीन दरिद्र पलंगू माता पिता मेरे सिरहाने खड़े होकर मुझे फटकारने लगे हैं। विलास वैभव और ऐश्वर्य से अंधी लड़की, तेरे माँ बाप गली गली में भीख मांग रहे हैं। उनके अमेरिकी दूध के खाली डिब्बों के भिक्षा पात्र में एक नया पैसा भी खनकता है तो उनकी आंखें चमकने लगती हैं और तुझ पर ऐसे विदेशी डॉलर बरस रहे हैं। क्या तुझे शर्म नहीं आती? कली ने यत्न से सशक्ति दबाकर प्रवीण के घुटनों में सिर रख दिया। फैले झबरे वालों पर स्वयं ही प्रवीण का हाथ चला गया। उसी स्पर्श से चौंक कर कली ने सिर उठाया। अब विश्वास से सिर सहलाने वाले को देखने की चेष्टा की, पर अंधकार में केवल स्पर्श ही हाथ आया। उसी हाथ को कली ने कसकर पकड़ लिया। चाहती तो मैं एक विदेशी लक्षाधिपति को छलकर उसकी अगाध संपत्ति हथिया सकती थी। बेचारा मेरे प्रेम में एकदम पागल हो गया था। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और मैंने अपने जन्म का टेप खोल दिया। फिर अब आगे ने पलटकर नहीं देखा। कहीं तुमने ऐसा ही प्रस्ताव रखा होता तो क्या मेरा टेप सुनकर तुम भी मुझे ग्रहण कर पाते? वह हंसकर पूछती। उसके शरीर से सट गई। शायद नहीं। इसी से तो मैं अपने जीवन दात्री को कभी क्षमा नहीं कर पाती। मुझे बचा तो लिया, पर फिर मेरे गले में पत्थर अटका, मेरे हाथ पैर बांध मुझे गहरी झील में तैरने के लिए छोड़ दिया। कली अपने मुंह से बड़ा स्वाभाविकता से फिसल गए उस 2 अक्षरों के नाम पूरी खनक से प्रवीण चौंका नहीं। बहुत रात हो गई, अब चलो। वह उठ गया, पर कली घुटनों में सिर छिपाए वैसी ही बैठी रही। यह तो विद्रोहिणी कली का नया ही रूप था। सदा से ही मॉडलिंग के विदेशी स्कूल में कंधे इस तरह सतर किए सिर उठाए चलने की शिक्षा पाई कली अचानक नतमुखी कैसे बन गई। चलो घर चलें। प्रवीण ने बिना किसी झिझक के बड़े आदर से उसका हाथ पकड़ लिया था। घर?
फिर कहो एक बार, चलो घर चले। वह उठने वाली, वो हंसी थी न सिसकी। खड़ी होकर कली प्रवीर की बाहों में लता सी लिपट गई। क्या अपनी अम्मा के सामने, अपनी कुन्नी के सामने मेरा हाथ पकड़कर ऐसे ही कह पाओगे, चलो घर चलो? मेरे गलित वंश की महिमा क्या इतनी जल्दी भूल गए? मैंने ऐसी वेश्या का स्तनपान किया है जिसकी धमनियों में फिरंगी का रक्त बहता था। दोगली संतान को साथ लेकर मेरे फेरे फिरना, वो भी अग्नि को साक्षी धरकर, इतना सहज नहीं होता। फिर भी अनजान बनकर कहते हो चलो घर चले। खबरदार, अब ऐसा मत कहना। क्या पता कहीं सचमुच ही बाँह पकड़कर साथ चल गए। वह उसे छेड़ती, बाँह से झूलती चलने लगी। प्रवीर ने बाँह छुड़ाने की चेष्टा नहीं की। कार के पास पहुंचकर उसने बड़ी स्वाभाविक भद्रता से पिछला द्वार खोल दिया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे स्वयं उस गर्मीली स्वामिनी का दीनहीन चालक हो। कली ने लपक कर द्वार बंद कर दिया और चालक की सीट के पास में बड़े अधिकार से तनकर बैठ गई। प्रवीर बिना कुछ कहे दूसरे द्वार खोलकर बील साधने लगा। डरना मत, हंसकर कली बाँह पकड़कर उसकी ओर ढुलक गई। हर तीसरे महीने अपने रक्त की जांच करवाती रहती हूँ। और कहाँ लिए जा रहे हो? बाँह की पकड़ सख्त हो गई। मैं आज घर नहीं जाऊंगी। परिचित मोहक सुगंध के साथ लुभावना चेहरा प्रवीर के कंधे से लग गया। चौक क्यों गया? मैं सच कह रही हूँ, आज घर नहीं जाऊंगी। क्या अरण्य की नतमुखी कली घुटनों में सिर छुपाए वहीं छूट गई थी? यह तो नित्य की ही विद्रोहिणी कली थी, जो अपने हृदय की धड़कती ज्वाला से सचमुच संसार को फूकना चाहती थी। मुझे लॉरिन आंटी के यहाँ छोड़ दो, आज मैं वहीं रहूंगी। जिस लंपट लॉरिन आंटी का परिचय वह घंटे भर पूर्व स्वयं ही उससे दे चुकी थी, जहाँ उसे हमेशा यही लगता था कि सीआईडी का पूरा गुप्तचर विभाग उसकी एक एक सांस का लेखा जोखा रखता, दिन रात अदृश्य बना उसके पीछे हथकड़ियाँ लिए घूमता रहा है। उसी लॉरिन आंटी के यहाँ वो स्वयं रात बिताने का प्रस्ताव क्यों? क्या आज फिर वहीं रहने जा रही हो? प्रवीर के खिन्न धीमे स्वर में करुणा थी या व्यंग? कल अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रही थी। पूछते हो क्यों? वह व्हील के साथ घूमती बाहों के साथ साथ चली जा रही थी। क्योंकि आज आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ। चलो भाई, सड़क की ओर मोड़ लो, तीसरे ही मोड़ पर आंटी का बंगला है। वैसे बंगला बस ऐसा ही है, पर आंटी बड़े रूप से उसे बंगलो ही कहना पसंद करती हैं। बस यहीं पर गाड़ी रोक दो। प्रवीर ने इधर उधर देखकर गाड़ी रोक दी। बीहड़ सी बस्ती में 2-3 कानी धुंधली बत्तियां टिमटिमा रही थी। क्या देख रहे हो ऐसे? कार का द्वार खोलकर वो हंसती हंसती उतर गई। आंटी की सकरी गली में तुम्हारी गाड़ी जाएगी नहीं, एकदम सकरी टनल है। कल कितने बजे जा रहे हो तुम? प्रवीर उस स्पष्ट संतुलित स्वर को सुनकर चौंक गया। 3 बजे। पर क्या तुम सचमुच घर नहीं चलोगी? फिर वही शैतान बड़ी आंखों से अनोखी चुहल की बिजली कौंध गई। वह पलट कर उसी की खिड़की के पास सट गई। कहा तो कंधे पर भी हाथ नहीं धरने देते थे, और अब कहाँ छोड़ने का मन ही नहीं करता। क्यों? चलते चलते तुम्हें एक बात और बतला दूं। कन्फेशन ही करना तो पूरा क्यों न कर दूं। जिस दिन तुम्हारी सगाई हुई थी उसी दिन मैंने भी अपनी सगाई का उत्सव मनाया था। जानते हो कहाँ? शमशान में। फोटो की बंके मुस्कान से वो चेहरा कितना बचकाना लगने लगा था। यह शायद टेढ़ी मांग निकाल कर उस दिन चेहरे को उसने स्वयं ही बदल दिया था। आज वो जैसे और भी छोटी बच्ची बन गई थी। तुम्हारी कुन्नी की सी साड़ी पहनकर मन ही मन तुम्हारी वाग्दत्ता बनकर इठनालने लगी थी। मेरे अतिथि थे अर्थी में बंधकर आए मुर्दे। जिस दिन तुम्हारी बारात आएगी उस दिन एक बार फिर वही साड़ी पहनकर दुल्हन बनूंगी। तुम्हारे चदरे की गांठ में स्वयं ही दूसरी जादूगरनी गांठ लग जाए तो चौंकना मत। कार की खुली खिड़की से उसने अपना चेहरा प्रवीर के गालों से सटा लिया। तुम्हारे ही सद्दों में मैंने मसान साधा है। सब कुछ कर सकती हूँ मैं। नैनीताल में हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। उनके साले का विवाह हुआ तो बेचारा अपनी बच्ची सी दुल्हन के पीछे दीवाना बना घूमता था। विवाह के 6ठे महीने ही बेचारी को टीबी हो गया। नन्हे पेट में गिल्टियों का मारांतक गुच्छे का गुच्छा बिखर गया। जब वह मरी तो बेचारा पीपल के नीचे खड़ा होकर अंजलि भर पानी ऐसे चढ़ाता था जैसे उसकी प्यासी दुल्हन उसकी अंजलि से ही सचमुच मुंह सटाकर पानी घुटक रही हो। कैसी भागवती होगी वह। मरने पर भी पति के हाथ का पानी। तभी तो शाहजहां ने औरंगजेब को लिखकर भेजा था, धन्य है हिंदू जाति जो मेरे मरे हुए पिता को भी पानी देती है, और एक तू है जो जिंदा बाप को भी पानी के लिए तरसा रहा है। कली ने व्हील पर धरे चौड़े हाथों पर झुककर होठ धर दिए। रेशमी बालों के थक्के प्रवीर को रोमांचित कर उठे। कुछ पलों तक कली चेतना खो बैठी, पर फिर उसने अपनी विद्रोही चित्त की लगाम खींच ली। बाहर खड़ी होकर वह स्थिर शांत स्वर में बोली, तुम जाओ, बहुत रात हो गई है। बिना प्रवीर के उत्तर की प्रतीक्षा किए वह मुड़ी और बिना एक बार पलटकर देखे ही किसी अनजान सकरी गली में खो गई। कल तक जिसके स्पर्श की कल्पना से ही वह घृणा से सिर उठता था,
आज उसी के पीछे भागकर उसे बाहों में भर लेने को व्याकुल हो उठा। वह कार से उतर गया। क्या कलकत्ता में भी ऐसी बियाबान बस्ती हो सकती है? बस्ती भी कहाँ थी, लगता था किसी जादुई परी सी ही वो किसी जंगल में सर से सड़क गई है। कुछ देर तक प्रवीर वहीं खड़ा रहा। क्या पता शायद उसकी लौरी आंटी ना मिले तो वह लौट आए, पर देर तक खड़े रहने पर भी कली नहीं लौटी। हाथ की घड़ी में 9 बज गए। प्रवीर आकर गाड़ी में बैठ गया। कार स्टार्ट करके किंचित झुका और दोनों हाथ पर देर तक टिके चेहरे की परिचित सुगंध को उसे जकड़ लिया। अंतिम बार निराशा से सुनी गलियों के विचित्र चौराहे